हेलो। नमस्ते, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सीरिया की बिगड़ते हुए हालात और उसमें क्यों ऐसा हो रहा है, क्या है इसके फैक्टर्स, कौन-कौन से हैं और कौन-कौन से देश किस तरफ नज़र आते हैं। सीरिया अरब देश का एक बहुत इम्पोर्टेंट देश है। हर ही देश इम्पोर्टेंट होता है, सीरिया बहुत बड़ा है, मेडिटेरेनियन कोस्ट पे भी है। और फिर उसके अलावा ये है कि इसके बॉर्डर टर्की से भी मिलते हैं और दूसरी तरफ ईरान से भी मिलते हैं, इराक से भी मिलते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखा जाए तो करीब में साइप्रस भी है। और इसका सबसे बड़ी समस्या इनकी जो है, इनका जो बॉर्डर मिलता है वो इजराइल से। इजराइल ने इनकी जो गोलान हाइट्स है उसके ऊपर कब्जा कर रखा है। गोलान हाइट्स जो है ये बहुत ही सुंदर एरिया है और पानी का बहुत बड़ा सोर्स भी है वहाँ पे। और विंटर स्पोर्ट्स के लिए भी बड़ी संख्या में यूरोप से लोग वहाँ पे आते हैं। इजराइल उनको ऑर्गेनाइज करता है वहाँ पे ये स्पोर्ट खेल, और उसमें वो स्कीइंग वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं। सीरिया डिमांड कर रहा है कि उसको वापस मिलना चाहिए। सीरिया जो है वो शुरू से ही इजराइल की जो पॉलिसीज़ है रीजन में उसके ख़िलाफ़ है। और उसने इजिप्ट के साथ मिलके और जॉर्डन के साथ मिलके 73 में भी और 67 में भी लड़ाई लड़ी थी। तभी उसकी ये टेरिटरीज पे कब्जा कर लिया था इजराइल ने। दूसरी चीज़ ये है कि सीरिया की जो पॉलिसी है वो अरब नेशनलिज्म की है। वो नेशनलिज्म है। अरब नेशनलिज्म जो होती है सेकुलर इज्म प्रमोट करते हैं, धर्म के खिलाफ नहीं है ये। जैसे भारत की सेकुलर नीति है उसी तरह इन देशों की भी है, धर्म भी है साथ में। और दूसरी तरफ ये भी है कि जो नेशनलिस्ट थे अरब देश के, उनके अच्छे संबंध पहले तो सोवियत यूनियन से थे, अब रशिया से हैं, इंडिया और बहुत से देशों से है। इनका मानना ये है नेशनलिज्म का, ये अरब यूनिटी की बात करते हैं और ये चाहते हैं कि सारा अरब जब तक मिलेगा नहीं तब तक इजराइल स्ट्रांग रहेगा और वहाँ पे तभी एक अच्छी प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। इजराइल से जो उसने जिन इलाकों में अरबों के कब्जा कर रखा है और फिलिस्तीन की आज़ादी की भी सीरिया बात करता है। लेकिन सीरिया में जो हुकूमत है ये बहुत ऑटोक्रेटिक है, तानाशाही निज़ाम है। और हालांकि जब बशर अल असद आए थे तो उम्मीद थी कि ये बदलेंगे और इन्हीं ने बहुत से वायदे भी किए थे, डेवलपमेंट की भी बात की थी, मगर ऐसा हो नहीं पाया। और हुआ ये कि 2011 में वहाँ पे एक बड़ी अपराइजिंग हुई, अरब अपराइजिंग जिसे कहते हैं, या अरब स्प्रिंग, जिसमें तमाम देश में डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे थे। वो पीसफुल थे लेकिन, और डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे वो लोग। लेकिन हुआ ये कि फ़ौरन ही उसके बाद वहाँ के ऊपर ये लोग आ गए, इस्लाम के नाम पे जो मिलिटेंसी फैला रहे हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स आ गए और उन्हीं ने वो पॉपुलर मूवमेंट को भी ख़त्म कर दिया और ख़ुद भी सीरिया के एक बड़े हिस्से पे कब्ज़ा भी कर लिया। और ये भी हुआ कि वहाँ पे इराक़ और सीरिया में खिलाफत भी बन गई, फिर खिलाफत टूट भी गई, खलीफा को की हत्या हो गई, अमेरिकन्स ने उनको मारा, वहाँ पे मार डाला। तो इस तरीके से, लेकिन सीरिया इतना कमज़ोर हो गया कि अब उसके पास दोबारा से तब से वो खड़ा नहीं हो रहा। उसके काफ़ी एरिया में मिलिटेंट्स का अभी भी कब्ज़ा है। एक तरफ जहाँ पे तेल है वहाँ पे अमेरिका ने कब्ज़ा कर रखा है और टर्की भी की भी निगाहें सीरिया पे लगी रहती हैं। टर्की चाहता है कि वहाँ पे जो कुर्दिश ग्रुप हैं, इनके जो बॉर्डर पे हैं बिल्कुल टर्की और सीरिया के, वो वहाँ पे एक बफर जोन भी बनाना चाहता है। और ये टर्किश ग्रुप्स जो हैं इसमें कुछ जो हैं वो आज़ादी की भी बात करते हैं, सीरिया से भी अलग होना चाहते हैं। और टर्की में भी हम जानते हैं कि बड़ी संख्या में कुर्द हैं, बहुत से बड़े क्षेत्र हैं कुर्दों के, जो इसी से मिला हुआ क्षेत्र है, दायर बकीर वगैरह। और ये जो नहर फुरात है ये वहीं से निकलती है, यानी यूफ्रेट रिवर जो है वो वहीं से निकलता है, उन्हीं पहाड़ियों से निकलता है। तो इस तरह से
टर्की का हुकूमत वीक है, वीक होने की वजह से कहीं पे मिलिटेंट हैं, तो कहीं पे टर्की की हुकूमत है, हुकूमत जो है वो वहाँ पे घुसने की कोशिश कर रही है। अमेरिकन एक तरफ से हैं लगातार, उनका भी कब्ज़ा है और वो अटैक भी करते रहते हैं। इज़राइल सबसे ज़्यादा वहाँ पे अटैक करता है। इज़राइल की जो टर्की इस समय है, इसके अच्छे संबंध जो हैं वो ईरान, रशिया से बहुत घनिष्ठ संबंध है और इराक से घनिष्ठ संबंध है। और टर्की जो है ये एक इसकी जो जियोग्राफिकल पोजीशन है वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसलिए रशिया का एक नेवल बेस भी वहाँ पे है लताकिया में, मेडिटेरेनियन सी में। ये अकेला बेस है मेडिटेरेनियन सी में उनका, तो रशिया का भी बहुत वो हो जाता है। इज़राइल काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि इज़राइल लगातार सीरिया के जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हैं, ठिकाने हैं, उनके ऊपर अटैक करता रहा और उसने काफ़ी हद तक इनके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को, सेना को कमज़ोर कर दिया अटैक कर करके। हमेशा हर बार वो यही कहता था कि ये ईरान के वेपन डिपो हैं, जहाँ से ईरान अपना वेपन हिजबुल्लाह को सप्लाई कर रहा है और वो हिजबुल्लाह को अपना ईरान और हिजबुल्लाह दोनों को अपना एनिमी, बड़ा एनिमी, यानी एनिमी नंबर 1 ईरान, तो नंबर 2 जो है वो हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह से उसे डायरेक्ट थ्रेट भी रहता है और हिजबुल्लाह लगातार इज़राइल के ऊपर अटैक भी करता रहता है। तो इस प्रकार से उसने काफ़ी इनकी सेना को और कमज़ोर कर दिया। सेना का कमांड स्ट्रक्चर अभी भी बना हुआ है, और सेना जो है वो टर्की में के ने दूसरी तरफ तो काफ़ी बॉम्बिंग करके उन्हीं ने एक कुर्दिश मिलिशियाज वगैरह को, वाईपीजी को काफ़ी कमज़ोर किया है। इस तरह से अलग अलग हैं, बहुत से इंटरेस्ट सीरिया के साथ मुल्कों के जुड़ गए हैं। अब जो है सीरिया में इस समय जो है वहाँ पे जो जो वहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप्स थे, ये कई एक मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वहाँ पे। अलकायदा भी है, आईएसएस कमज़ोर हो गई है, अलकायदा में ही ज़्यादा लोग आ गए हैं। पहले अलकायदा के नाम से ये जबहतुल ये जो थी जबहतुल नुसरा नाम की संस्था थी, जो अलकायदा से की आइडियोलॉजी में विश्वास रखती थी, वहाँ पे जुड़ी भी थी, लगातार लड़ाई लड़ रही थी। इसने अपना नाम बदल के अब कर दिया हयात तहरीर अल शम्स, और इसके साथ 3 और संगठन जुड़ गए हैं, तो इस वजह से ये काफ़ी पावरफुल है और इनको सीधी सपोर्ट इज़राइल की भी है। यूक्रेन में इन्होंने ट्रेनिंग भी ली है और इनके जब आदमी ज़ख्मी होते हैं तो इज़राइल इनको ले जाता है ट्रीटमेंट के लिए, इज़राइल भेजे जाते हैं। तो इस तरीके से इनका बड़ा संगठन है। अभी इनके एक बड़े लीडर ने अबू अब्दो शाद नाम का नाम है उनका, उन्हीं ने एक बयान दिया है जिसमें कहा है, आर्म्ड ग्रुप के जो लीडर हैं, ये जबहतुल नुसरा या हयात तहरीर अल शम्स के जो लीडर हैं, उन्हीं ने कहा है कि अबू अब्दो ने कहा है कि हम लोग इज़राइल से सीधी, और ये जो इज़राइली चैनल पे उन्हीं ने ये बयान दिया है, न्यूज़ 24 जो है, चैनल 24 इज़राइल का जो है, उसके ऊपर उन्हीं ने बयान किया है कि हम, इज़राइल हमारा एलाई है और हम यूनाइटेड स्टेट्स इज़राइल मिल के जो है वहाँ पे ऊपर ईरान और हिजबुल्लाह और सीरिया के खिलाफ एक युद्ध लड़ रहे हैं। कहने लगे हम सब लोग यूनाइटेड हैं इस फाइट में अकेले। यानी अब वो इस स्थिति में आ गए कि छिपाते भी नहीं हैं, क्योंकि सबको पता चल गया है और इनके पास बड़े अच्छे वेपन्स भी आ गए हैं। इन्हीं ने यूक्रेन के अंदर ड्रोन्स का चलाना, ड्रोन्स भी इनको वहाँ से मिल गए हैं और दूसरे आर्टिलरी और बहुत से दूसरे वेपन सिस्टम जिनकी ज़रूरत होती है इस तरह की लड़ाई में, वो इनको इज़राइल ने और यूक्रेन के वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इनको यूक्रेन के माध्यम से हासिल करा दिए हैं। अब ये है कि ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इन्हीं ने पहले तो अलेप्पो पे कब्ज़ा किया, फिर हमा पे कब्ज़ा किया, अब हुम्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट शहर हैं और इस समय जो सीरिया की सेना है उसने ये रियलाइज़ किया कि ये इनसे युद्ध नहीं कर पाएंगे वो इन शहरों में, तो उन्हीं ने अपने को बाहर खींच लिया है, विड्रॉ कर गए हैं। अब ये टैक्टिकल विड्रॉवल है या अपनी हार है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन कभी-कभी
ऐसा भी होता है कि टैक्टिकली विथड्रॉ कर लिया जाता है, फिर रीग्रुप होके थोड़ा स्ट्रेंथन होके दोबारा अटैक करते हैं। क्या होगा, ये थोड़ा हमको वेट करना पड़ेगा, और इनका यहाँ से ये किस तरीके से सीरिया आने वाले समय, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि सीरिया बहुत कमज़ोर है इन सब के मुकाबले में। उसको जिस तरह की सपोर्ट मिलनी चाहिए वो मिली नहीं। इज़राइल लगातार कल से उसने काम लिया और लगातार इन ग्रुप्स को जिनको कि इनफैक्ट जो जबहत अल नुसरा और अल-कायदा ये सब आतंकवादी ग्रुप घोषित हो चुके हैं। इसीलिए ये बार-बार नाम बदल लेते हैं अपना, और इन्हीं ने अपनी टैक्टिक्स भी बदल दी है। अब ये अल-कायदा जब आता था शहर के अंदर का जिसको भी कब्ज़ा करता था वहाँ पे माइनॉरिटीज़ की लगातार हत्या करता था, औरतों को बिल्कुल बंदी बना देता था, जो नॉन जो गैर मुस्लिम होते थे उन औरतों को उन्हीं ने बेचा तक है। यज़ीदी औरतों को इराक के अंदर सड़क पे रख के उनके बाकायदा प्ले कार्ड लगा दिए जाते थे, उस पे लिखा रहता था कितना डॉलर पे आप खरीदें। बड़ा इन लोगों ने जुल्म किया था वहाँ पे इराक के अंदर। लेकिन अब की दफ़े इन्हीं ने इनकी टैक्टिक्स बदली भी थी, ये अंदर आए, इन्हीं ने बाकायदा इनके लोगों ने अनाउंसमेंट किए लाउड स्पीकर के ऊपर कि हमसे घबराने की डरने की बात नहीं है, आप लोग बाहर निकलिए, हमारा स्वागत कीजिए, और सबको अमन शांति हम प्रदान करेंगे। लेकिन लोगों के डर इतना बैठा था कि बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ से शहर छोड़ के भागते हुए नजर आए, मोटरों के बड़ा कारवान जाता हुआ दिखाई दिया। दूसरा डेवलपमेंट ये है कि एक और लीडर ने ये मिलिटेंट ग्रुप के एक और लीडर हैं, उनका भी बयान आया। उन्हीं ने भी कहा कि हम इजराइल के साथ मिलके काम कर रहे हैं। उन्हीं ने कोई कैन टेलीविजन नेटवर्क है उस इजराइल का, उसके ऊपर कहा है कि हमारा बशर अल असद और हिजबुल्लाह ईरान के साथ हमारी युद्ध है और वो चलता रहेगा। हम अमेरिका और इजराइल के साथ मिलके ये युद्ध लड़ेंगे। अब इसके बहुत से फास्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं, हर घंटे में एक नई खबर आ जाती है। मैंने ये उसका आपको ब्रीफ में बताने की कोशिश की है। अब ये भी है कि दूसरी तरफ ये भी है कि एक जो इनके लीडर हैं मोहम्मद अल जोलान, ये काफ़ी यंग आदमी है और इन्हीं ने ही ये सब ऑर्गेनाइज किया है, मिलिटेंट ग्रुप्स की जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनको कि बहुत से देश आतंकवादी भी मानते हैं। उनका कहना ये है जो जिस तरीके से वो ऑपरेशन किया है वो सीख के आए हैं वहाँ से। एक तो यूक्रेन में कीव में थे, फिर उसके अलावा इन्हीं ने बहुत अच्छी तरीके से स्टडी भी किया है हिजबुल्लाह और दूसरे मूवमेंट्स को कि वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं, उनसे भी इन्हीं ने सीखा है। तो इस वजह से इनकी जो स्टाइल ऑफ मूवमेंट है वो बहुत फास्ट है और बिल्कुल चांस नहीं मिल पाता सीरियन फोर्सेस को। अब इस वक्त जो समस्या है वो ये है कि लेबनान में हिजबुल्लाह भी काफ़ी वीक हो चुका है। ईरान के लगातार स्ट्रेच होता जा रहा है। अभी तक तो वो हिजबुल्लाह और हमास और के साथ था, अब वो उसको एक नया फ्रंट मिल गया है, तो इसलिए एक और उनके ऊपर एडिशनल आए गए हैं। अब देखना ये है वो किस तरह डील करते हैं। और फिर उसके बाद ये भी है कि टर्की ने, ये लोग काफ़ी समय से इदलिब के अंदर ट्रेनिंग भी ले रहे थे। इनको इदलिब वाला जो उस साइड में थे, इदलिब की तरफ थे, तो उनको सपोर्ट भी हासिल था टर्की का। सब ने मिलकर सीरिया को बर्बाद कर दिया और सबने अपने लिए अब मुसीबत खड़ी कर ली। अब सबको चिंता है, टर्की को भी चिंता है और दूसरे जो देश हैं पड़ोसी उनको भी चिंता है कि अगर ये मिलिटेंट ग्रुप्स आते हैं तो वहाँ पे इसके मतलब ये है कि ये तो बहुत कमज़ोर हैं, इनके पीछे इज़राइल का असली कब्ज़ा जो होगा सीरिया के ऊपर इज़राइल का हो जाएगा। इज़राइल का कहना ये है कि हम एक नया मिडल ईस्ट बनाएंगे, यानी सीरिया पे वो नहीं रुकेंगे, वो इराक तक जाएंगे। इराक तक जाने के मतलब ये है कि सऊदी अरबिया के बॉर्डर तक वो पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ ये भी है, खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि आज इस समय जो एक मीटिंग होने जा रही है, उसमें इराक, सीरिया और इराक, सीरिया और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स बगदाद के अंदर मिल रहे हैं। वो तय करेंगे कि आने वाले समय में कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, किस तरीके से वो डीलेंगे। हिजबुल्लाह ने भी कहा है
कि इज़राइल के विरुद्ध वो पूरी तरीके से तैयार हैं, वो हर तरीके से सीरिया की सरकार का और वहाँ की गवर्नमेंट का मदद करेंगे। अब कितनी हद तक ये ग्रुप्स लड़ पाएँगे अमेरिकन, इज़राइली और इन मिलिटेंट ग्रुप से, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये है कि इन लोगों ने सॉलिडेरिटी तो ज़रूर ज़ाहिर की है, इनके पास ऑप्शंस भी कम हैं। इन द सेंस कि ये अगर वहाँ पे सीरिया में नहीं लड़ेंगे तो ये फिर इराक में लड़ना पड़ेगा। वहाँ लेबनान में ऑलरेडी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इनकी एक बड़े ग्रुप की ये सोच है, ख़ासतौर से मोबिलाइज़ेशन फ़ोर्स जो है इराक का, जिसको शिया मलेशिया भी कहा जाता है, इसमें कई एक ग्रुप्स हैं। उन्हीं ने अपनी फ़ोर्सेस को सीरिया के बॉर्डर पे तैनात भी कर दिया है और जाने के लिए भी तैयार हैं, उन्हीं ने कहा है। और दूसरी तरफ ये भी, ये जितना आर्क ऑफ रेसिस्टेंस जिसे हम कहते हैं, जो कि वो है ईरान और उसके समर्थक मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं, ये सब कहते हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे। अगर ऐसा होगा और सीरियन आर्मी को मदद रशा की मिल जाएगी, जो कि रशा कह भी रहा है, तो ये है कि लंबी लड़ाई चल सकती है, वरना अदरवाइज़ ये है कि बशर अल-असद को संभालना मुश्किल है, अपनी गद्दी को, जिस तरीके के हालात वहाँ पे हो रहे हैं। अ, एक तरफ और भी है, उन्हीं ने कभी स्टेटमेंट आया है, इराक के फॉरेन मिनिस्टर्स का भी आया है। उनका कहना ये है कि हम लोग खामोश नहीं रहेंगे। उनके जो प्रधानमंत्री हैं शिया अल सुदानी, उनका स्टेटमेंट है कि ये ऐसे मौके पे जबकि इज़राइल सीरिया के ऊपर लगातार बॉम्बिंग कर रहा है और वहाँ पे आतंकवादियों को अंदर ला रहा है और एक तरीके से सीज कर रखी है पूरे एरिया की, एंड ही सेड इराक विल नॉट रिमेन पैसिव, यानी खामोश नहीं रहेगा। उनका भी स्टेटमेंट आ गया है। तुनिसिया ने भी कहा है कि वो भी इसको सीरिया का समर्थन किया है, उन्हीं ने आतंकवाद के खिलाफ बात की है। सऊदी अरेबिया और बड़े देश जो हैं, बहुत से जो इम्पोर्टेंट देश हैं खाड़ी के, उनका स्टेटमेंट अभी तक नज़र नहीं आया मुझको। अरबिक के पेपर्स में ज़रूर आया होगा कुछ ना कुछ, लेकिन ये है कि ऑफ़िशियल स्टेटमेंट्स अभी हम हासिल नहीं कर पाए हैं। लगता ये है कि वो न्यूट्रैलिटी मेंटेन कर रहे हैं, जैसा कि उन्हीं ने गाज़ा के युद्ध में भी किया था। दूसरी बात ये भी है कि इराक जो है, सीरिया, इराक में जिस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, हम गाज़ा में या वेस्ट बैंक में और फिर लेबनान में, उससे लगता मतलब उसका असर सीधा सऊदी अरेबिया पे भी पड़ रहा है। सऊदी अरेबिया की फॉरेन पॉलिसी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। क्या वो अपनी पुरानी पॉलिसी पे वापस जाएँगे, या जो वहाँ के शहज़ादे हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हीं ने नए स्टेप्स उठाए हैं, जिसके अंदर ये है कि वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे और अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाते हुए वो अपने हित में काम करेंगे, और उनको पूरी तरीके से वो लगता है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी से अलाइन नहीं करना चाहते, बल्कि थोड़ा डिस्टेंस, जैसे कि ब्रिक्स को भी ज्वाइन कर रहे हैं, लोकल करेंसी की भी बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिकन का भी उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। अमेरिका उनसे कह रहा है कि आप अपने तेल के ठिकाने जितने हैं उनको हैंड ओवर कर दें, वही प्रोडक्शन करेंगे, वही डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और तेल की प्राइस भी वही तय करेंगे। और हम देखिए, ये सारी जंग जो हो रही है, इज़राइल जो लड़ रहा है, जिसके कारणवश उसको अमेरिका और पश्चिमी देशों की इतनी सपोर्ट, उसके पीछे राज तेल और गैस के बड़े भंडार इन देशों में। अमेरिका का जो दबदबा है, या अमेरिका का जो वर्चस्व है, वो इस क्षेत्र में कम हो रहा है। वो उसकी कोशिश ये है कि इराक का भी तेल उसको मिल जाए, जो कि बेपनाह तेल है। कहा जाता है कि इराक तेल के ऊपर फ्लोट कर रहा है, इतना तेल है। सऊदी अरेबिया के भी तेल के ऊपर उनकी नज़रें लगी हैं टोटल कंट्रोल करने के लिए, और ये बेसिक 2 चीज़ें हैं। और ईरान और ये मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं, ये इसमें बाधा डाल रहे हैं, सीरिया, हिज़्बुल्लाह, इनके खिलाफ इसलिए युद्ध लड़ा जा रहा है। क्या होगा, ये तो समय बताएगा, लेकिन ये है कि सीरिया पे जिस तरीके से ये आतंकवादी या मिलिटेंट ग्रुप्स ने अपना कब्जा किया है,
उससे उसके नतीजे बहुत दूर रहेंगे। हमास को जिस तरीके से ईरान और हिज़्बुल्लाह और हूती रेबल्स ने सपोर्ट किया था, उससे शिया सुन्नी जो इत्तेहाद बना था, शिया सुन्नी के अच्छे रिश्ते बने थे अरब वर्ल्ड में। और मगर सीरिया का जो फ्रंट खुला है, इससे देखना ये है कि क्या वो इत्तेहाद अभी बरकरार है, बना हुआ है, या उसमें काफ़ी डेंट आ गया है। जिससे कि नफ़रतें बहुत हैं हर तरफ, हो सकता है उम्मीद लगता ऐसा है कि उसमें डेंट आ जाएगा। यही सोच के एक पहलू इस जंग का ये भी है। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में आगे भी बढ़ाइए। धन्यवाद आपका।